हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सब कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है जितने ज़रूरी हैं। ओके। और ये जो इन्फोग्राफिक है आपके क्विक रिवीजन के लिए, वीडियो के एंड में ऐसे ही 2 इन्फोग्राफिक और डिफरेंट मैंने एंड में डाले हुए हैं, उसको भी ज़रूर देख लेना पॉज करके, और बहुत हेल्प मिलेगी, आपको क्विक रिवीजन होगा। ओके। और आयनिक इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट भी है प्रॉपर, अगर आप देखोगे तो और डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप काफ़ी प्रैक्टिस के लिए, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution H2SO4। ठीक है, इन्होंने बोला है कि देखिए कंज्यूम्ड हो गया, पूरा रिएक्शन हो गई। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई है, टाइट्रेशन कुछ भी कह दो आप, H2SO4 के साथ, तो इसमें 20 ml दिया हुआ था और ये था 10 ml के साथ। ठीक है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई। मे बी सपोज N1 इसकी नॉर्मेलिटी थी और इसकी N2 थी। ठीक है, अब N2 इसमें नहीं दी हुई है, ना भी N1 अभी भी नहीं दी हुई है, तो यानी N1 लिख लो या N1 M1 इक्वल है ना। तो उस हिसाब से जैसे भी हम लिखें, कुल मिला के ये दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने एक और कहा कि आल्सो जब 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 ml HCl, जब मैंने 20 ml का HCl है 0.5 मोलर HCl containing 2 drops of naphthalene was treated with calcium hydroxide. The mixture showed pink color when burette displayed the value of, and whereas the burette showed 2.5 ml initially। मतलब ये बोला है कि जो टोटल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए ब्यूरेट है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि 20 ml आपका HCl है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, और इसमें 2 ml ये फिनाइलथलीन है ना, कुछ ज़्यादा वैल्यू इसमें रोल प्ले नहीं कर रही, बेसिकली इंडिकेटर है। इन्होंने कहा कि इनिशियली जब मैंने रिएक्शन करनी स्टार्ट करी थी तो इसमें जो इंडिकेटर की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी 20 ml। लेकिन जब इसमें पिंक कलर आ गया रिएक्शन ने इसमें जब पिंक कलर दे दिया, तो बाय दैट टाइम आपका जो ये था वो रीड कर रहा था 35.5। ये 25.5, ये 35.5। इसका मतलब जब मेरा 20 ml पूरा का पूरा HCl यूज हुआ रिएक्शन में, बाय दैट टाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हुआ 35.5 माइनस 25.5, यानी टोटल कितना हो गया 10 ml। तो 10 ml हो गया। अगेन मुझे इसकी मोलैरिटी नहीं पता अभी, समझ में। तो अब देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। अब इसमें क्या पूछा है, बेसिकली मोलैरिटी पूछी है H2SO4 की। अब देखिए समझ में आ गया आपको इसमें फिलहाल क्वेश्चन में क्या करना है। जो ये मेरी सेकेंड रिएक्शन दी हुई है, इससे मैं पहले M निकालूंगा और फिर इसको इस रिएक्शन में पुट कर दूंगा और इसकी निकाल लूंगा H2SO4 की। इजी। तो क्योंकि अब दोनों की दोनों रिएक्शन कंप्लीट कंज्यूम हो गई थी, तो मुझे पता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब मैं इसके केस में बोल रहा हूँ गाइस, है ना। अब यह M1N1 स्मॉल n है ना, V1 इक्वल्स टू N2 M2V2। अब M1 क्या हो गया इसका, तो मुझे निकालना है। N1 क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर बोल दो या एसिडिटी बोल दो, तो 2 हो गया, 2H नेगेटिव से। और V1 कितना हो गया इसका 10 ml हो गया यूज। सिमिलरली N2 HCl के केस में 1 हो गया। M2 इसकी क्या होगी 0.5। करेक्ट गाइज। एंड आपकी V2 कितना हो गया इसमें 20 ml। अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपकी M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आपकी आ जाएगी 0.5 m। ठीक, अब इसको मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो आपकी जो वैल्यूज इसमें क्या होगी, N1 अगेन इसकी होगी 2। ठीक है, M कितनी होगी 0.5। ठीक है, यानी N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करना है आपको। और इधर क्या हो गया, V1 कितना हो गया 20 ml इक्वल्स टू, अगर अब इधर देखिए राइट साइड में, तो ये हो गया आपका इधर N2 कितना हो गया 2, M2 कितना हो गया M2 मुझे निकालना है, एंड V2 क्या इतना हो गया, इधर हो गया आपका V2 10 ml। समझ में आ गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर हो गया आपका M2 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 20/10, यानी हो गया M2 का आपका 1m, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आएगा इस आपको तक। तो इसमें क्या हो गया 1 करेक्ट आंसर। अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ NH3 एंड NH4। देखिए बफर सॉल्यूशन में आपका NH3 भी है, NH4Cl भी है। ठीक है, अब ये बना हुआ था बफर सॉल्यूशन, तो 0.1 ये वे है, 0.1 ये है। अब इन्होंने कहा कि अगर सपोज मैं इसमें ऐड कर दूं 0.02 मोल HCl भी, तो बाई डिजोल्विंग गैस HCl,
द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, क्या पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस एक चीज ध्यान देखिए कि जैसे NH3 अगर HCl से रिएक्शन करता तो क्या रिएक्शन होती है। जो NH3 अगर HCl से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन हो जाएगी NH4Cl, समझ में आया? ओके, आयंस में है लेकिन लेट जस्ट से ये वाली रिएक्शन हो रही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब बफर में पहले क्या था, NH3 था, ये था, लेकिन मैंने कुछ और ऐड कर दिया तो रिएक्शन कैसे होगी। इनिशियली ये 0.1 और 0.1 था, ये 0 था, ये समझें। अभी रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई, बफर बन गया, तब मैंने अब इसमें ऐड कर दिया क्या, 0.02 HCl, ठीक है। अब जब रिएक्शन होगी ये 0.1 इस 0.02 HCl से फिर से रिएक्शन करेगा, तो यानी 0.1 ये तो पूरा डिजोल्व हो, देखिए ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, तो 0.1 माइनस 0.02 ये घटा, ये 0.02 माइनस 0.02 पूरा घट गया, और इधर क्या बढ़ गया, 0.02 ऐड हो गया इधर, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है ना आपको, ये की देखिए 0.02 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें घटा, कम, ये कम उसमें है ना, तो ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर से। कितना घटेगा, यानी इसमें से भी, क्योंकि सब के सब 1 1 में है ना, तो इसलिए कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही है। तो सिंपल ये क्या बचा, ये बचा 0.08 आफ्टर जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, तो ये 0 बच गया, और ये 0.1 प्लस 0.02 कितना हो गया, 0.12। तो अब जब फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 थी, अब क्या होगी 0.08 एंड 0.12, समझ में आया? तो न्यू, ये तो ओल्ड थी, अब न्यू क्या कंसंट्रेशन होगी, ये होगी 0.08 और ये होगी 0.12। इसके अकॉर्डिंग हमें आपको फॉर्मूला से अब निकालना है, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बताना है, लेकिन अगर गौर से देखिए, जो अमोनिया है, अमोनिया एक वीक बेस है, और इस वीक बेस का सॉल्यूशन बना है वीकर एसिड के साथ, यानी सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl और NH3 के साथ बताया था ना आपको, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो इस केस में आपका क्या फॉर्मूला होता है वीक बेस के केस में, POH का, पीएच का डायरेक्ट नहीं होता, पहले POH निकालोगे फिर पीएच में, फिर हम इससे निकाल लेंगे। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, जो POH है इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका NH4 पॉजिटिव जो आयंस है, डिवाइडेड बाई जो आपका एसिड की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी शुरू कर दें, POH निकालनी है, पीकेबी क्या दिया हुआ है इसका, अमोनिया का, देखिए ये अमोनिया का हो गया है ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीकर बेस का ही होगा इसमें, इन फॉर्मूलेज में pKa दिया होता तो वीकर एसिड का होता, तो 4.745 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखिए NH4 क्या हो गया 0.12 डिवाइड बाई इसका हो गया 0.08। ओके, पूरे को जब आप गाइस सोल्व कर लेना, देखिए आप आराम से सोल्व हो जाएगा, इसमें log 2 log 3 log 4 सब कुछ दिया हुआ है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी। तो POH इससे कैलकुलेट हो जाएगा आपका 4.921, ठीक है। मुझे पूछा गया है pH ऑफ द सॉल्यूशन, तो pH क्या हो जाएगी 14 माइनस POH, दैट मींस 14 माइनस 4.921। ओके, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी 9.079 आ जाएगी, जो आपकी एक्चुअली में आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया 10⁻³ में, तो इसको कैसे कर दो 9079 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, तो जो करेक्ट आंसर है आपका 9079। If 1 millimole solution of ethyl amine produces pH 9, right? pH basically 9 दे दिए ethyl amine की, then the ionization constant Kb of ethyl amine is 10⁻⁻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 ⁻
टू यूनिटी, मतलब ये बोला हुआ है कि अभी आपको आगे बता दूंगा, जैसे 1 माइनस एल्फा आता है ना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो उसका आप 1 मान सकते हो, कुल मिला के ये बोला है। या इन्होंने खुद से बोल दिया है कि इथाइलमाइन इज अ वीक बेस एंड अंडरगोज पार्शियल आयनाइजेशन, ठीक है। तो जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम होता है, तो उसमें आप यूनिटी मान लो, कुल मिला के ये बोला है 1 माइनस एल्फा को, ठीक है। एल्फा बहुत छोटा होता है, ये बोला है। सो C2H5NH2 को डिसोल्व करो तो क्या बनता है, C2H5NH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बेसिकली प्रोटॉन और ये OH नेगेटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दी हुई है इसकी,
1 मिलीमोल यानी 10⁻³ मोलर m, तो 10⁻³ मान लेते। लेट जस्ट से कि इनिशियली इसकी C थी, ये 0 0 सब 0 0 है। जब डिसॉल्व हुआ तो हम क्या कहते हैं, लेट जस्ट से अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो C माइनस सी अल्फा, करेक्ट। तो यहाँ क्या बन गया, C अल्फा एंड C अल्फा दोनों के दोनों। अब इन्होंने क्या कहा, 1 माइनस सी को अगर मैं कॉमन ले लूँ 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा को आप यूनिटी मान लिया, क्यों, इन्होंने खुद ही बोला है, और है ना, जब नहीं भी दिया होता गाइस हम खुद ही मान लेते हैं, ये तो आपको ही पता है। तो ये हो गया C, खबर है। तो फाइनली ये C हो गया, ये C अल्फा बन गया, अन्य C अल्फा बन गया, ठीक है। अब देखो KB कैसे निकालोगे, KB निकालते हो आप OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इनटू C2H5NH3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ओके, डिवाइडेड बाय C2H5NH2 की कंसंट्रेशन। अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसे पता लगेगी, देखो C की वैल्यू तो दी हुई है 10⁻³ 1 मिलीमोल है, आप 10⁻³ निकाल ले, इसमें C 10⁻³ हो जाएगा, ओके। अल्फा की कैसे पता करोगे, या है ना, तो इसमें देखो pH दी हुई है, मैं इस बात का ध्यान देखा आपने, तो pH इज 9 यानी POH क्या हो जाएगी 14 - 9, ओके, तो 5 होगी, यानी OH कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁵। तो इसका मतलब अब देखो C अल्फा की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁵, ये भी C अल्फा है तो ये भी 10⁻⁵ हो जाएगा, तो इन सब की कंसंट्रेशन पता लग गई, यानी 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 10⁻⁻3। अब देखो 10⁻³ इंटू 1 माइनस अल्फा समथिंग कैलकुलेट करते रहते हैं, ऐसे कोई होता है, ठीक है। तो 10⁻7 हो गई है। कंपेयर किससे करना है, ये 10⁻x से, यानी x की वैल्यू क्या होगी आपकी 7, समझ में आया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, 7, x is 7. In 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution. The amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is, देखिए ग्राम में पूछा हुआ है, यानी बेसिकली वेट पूछा है, ग्राम पूछा हुआ है उसका, है ना। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार रिपीटेड हो चुकी हैं क्वेश्चंस चीजें। और इसका मतलब जो H पॉजिटिव है CW नेगेटिव के पास, वे कितने हैं 2H पॉजिटिव है, ये जरूर ध्यान रखना। NaOH है जो, वो क्या है Na प्लस एंड OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव देता है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जब ये बोल रहा है न्यूट्रलाइज करेगा दोनों पॉइंट पे, यानी एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जो M1V1N1 शुड बी इक्वल्स टू M2V2N2। लेट जस्ट से ऑक्जेलिक एसिड को 1 मान रहा हूँ और NaOH को 2 वाला मान रहा हूँ, है ना। N1 क्या है, वैलेंसी फैक्टर, यानी जो भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव होंगे वे, तो इसमें 2 है, तो इसमें 2 आ जाएगा और N2 हो जाएगा 1। तो M1 कितना दिया ऑक्जेलिक एसिड का, मोलैरिटी 0.5 और वॉल्यूम दिया है 50 ml। लेट जस्ट से भी ml में रख लेता हूँ, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड में भी ml में होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर ml N1 हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 25 ml, ml हट गया, और इंटू 1, समझ में। अब इससे अगर आप देखोगे ये हो गया M2 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। सोल्व करते हैं, जब मोलैरिटी होगी एरोफ, यानी मोलैरिटी ऑफ NaOH इज 2। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या VmL इंटू 1000। अब मोलैरिटी तो आपकी 2 मिल गई, नंबर ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ग्राम में पूछा, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ NaOH इज 40, ठीक है। तो 40 इंटू ml कितना दिया हुआ है इसका 50 ml में पूछा हुआ है, तो 50 ml हो गया इंटू 1000, ओके। तो जब आप वेट निकालते हो, अब देखिए वेट इसमें इज इन ग्राम्स ओनली, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 इंटू 40 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई 1000। सो बस आप ये देखिए, ये 2 0 से 2 0 गए, 5 4 20 और 0 एक और कट जाएगी, 2 2 4, यानी 4 grams विल बी योर फाइनल आंसर। इफ द pKa ऑफ लैक्टिक एसिड, जो ये दिया हुआ है, इज 5, देन द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, देखिए इसमें जो पूछा गया है कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन का, देखिए कैल्शियम लैक्टेट का, देखिए अगर लैक्टिक एसिड ये है तो कैल्शियम लैक्टेट क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस CH3 CH COO नेगेटिव और OH, इसका ट्वाइस, तो 2 नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये सोडियम लैक्टेट ये है, जस्ट FYI गाइस। तो सोडियम लैक्टेट है
वो सॉल्ट है ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? कैसे? देखिए, ये तो लैक्टिक एसिड हो गया एक वीक एसिड, और सपोज ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनाया था तो स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ऐसे, तो फॉर वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस व्हाट वी हैव कि जो ओवरऑल जो इसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, कैल्शियम लैक्टेट वाले सॉल्यूशन की, इसमें इसकी पीएच क्या हो जाती है? हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। अब यहां पे पी के ए क्या हो गया आपका 10 टू के डब्ल्यू 10 टू -14, तो पी के डब्ल्यू तो हो गया आपका 14, ये नोन है। पी के ए हो गया आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट, के ए आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। देखिए ये के ए है, वीक एसिड की बात हो रही है। और सी क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ जो कॉमन आयंस है इनमें। कॉमन आयंस क्यों हो गए? लैक्टेट आयंस ही है ना, यानी CH3 CHOH COO नेगेटिव जो ये आयंस है, ये इसकी कंसंट्रेशन होगी। ओके, अब ध्यान रखिए, PKAW जो PKW हमें पता है 14 है, PKA हमें गिवन है, और लॉग सी क्या है? देखिए कंसंट्रेशन दी हुई हमें कैल्शियम लैक्टेट की, ना कि लैक्टेट आयंस की। कैल्शियम लैक्टेट एज एन ऑल, अब अगर मैं इसको LAC मान लूं, समझिए, तो Ca2 प्लस LAC ट्वाइस, इस पूरे की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.005। अगर कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट आयंस है, अगर देखिए डिसोशिएट करता है तो Ca2 प्लस और 2 LAC नेगेटिव बना, यानी अगर ये 0.05 है तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 0.005। भाई समझ में आया आपको? ये तो एक यूनिट है, ये 2 यूनिट भी तो है। तो ये अगर देखिए हम क्या करते हैं, अगर यहां से 1 - C घटा तो इधर 2C बढ़ता है ना, इस सेंस में बता रहा हूं आपको। तो इसके कंसंट्रेशन क्या होगी? 2 × 0.005। समझ में? तो इधर C की कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन लैक्टेट आयंस को हम क्या लिखेंगे? 2 × 0.005, ना कि डायरेक्ट 0.005। ये बहुत जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। बस अब जब आपको वैल्यू पता लग गई, देख लीजिए, हाफ ऑफ 14 प्लस ये हो गया 5 प्लस लॉग ऑफ 2 × 0.005। समझ में आपको? रिजल्टेंट आपकी पीएच पूछी गई थी, तो ये पीएच इक्वल्स टू ये हो गया आपका 7 प्लस हाफ ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 0.01। अब देखिए पूरे को गाइस सोल्व करोगे आप, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये ओवरऑल 8.5। ठीक है, डायरेक्ट के बाद देख लेना गाइस आप। तो पीएच क्या होगी? 8.5 इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। और 10 टू -1 में पूछा था, तो इसको 85 × 10 - 1 कर सकते हो आप, तो फाइनल आंसर आपका 85 हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ओके, सो ये जरूर ध्यान रखना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन है, वे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज बेसिकली इंडिकेटर्स हैं, राइट। तो जो फिनोफ्थलीन है वो एक वीक एसिड होता है, और देखिए इंडिकेटर हमेशा या तो वीक एसिड होगा या वीकर बेस होगा। तो इसमें फिनोफ्थलीन एक वीकर एसिड होता है, मिथाइल ऑरेंज एक वीकर बेस होता है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में हमेशा ये दिया है, बहुत बुक्स में या इधर उधर आपको मिलेगा कि मिथाइल ऑरेंज भी वीकर एसिड है। इट इज नॉट, मिथाइल ऑरेंज इज अ वीकर बेस। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम टाइट्रेशन वगैरह करते हैं ना, तो उसमें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर टाइट्रेशन कर रहे हो, तो इसका जो ओवरऑल पीएच बैठता है ना गाइज, आपका ये ध्यान रखना जरूर, आप 4 to 11 के बीच में बैठता है। जब वीक एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट कर रहे हो, तो इसका ओवरऑल जो पीएच है वो 7 to 11 के बीच में बैठ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस को यूज कर रहे हो, कौन सा वीक एसिड कर रहे हो। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब टाइट्रेट कर रहे हो, तो 4 to 7 के बीच में इनकी ओवरऑल पीएच होती है। और जब किसी वीक एसिड और वीक बेस को टाइट्रेट कर रहे हो, इसमें आप देखना, इसमें कोई भी पीएच रेंज ऐसी नहीं होती, कोई हम नो सुटेबल इंडिकेटर। इसका मतलब अगर पीएच ओवरऑल 4 to 10 और 7 to 11, 4 to 7 में, यानी मैं इनमें वे इंडिकेटर यूज कर सकता हूं जिनकी पीएच इन रेंज में लाई कर रही है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप इन सबको यूज कर सकते हो। वीक एसिड वीक बेस में कोई सुटेबल इंडिकेटर नहीं है, यूज नहीं होता, कोई दूसरे मेथड होते हैं, ये ध्यान रखना। अब मिथाइल ऑरेंज की जब आप बात करते हो, तो मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच है वो
3.2 से 4.45 के बीच में होता है मिथाइल ऑरेंज का। फिनोफ्थलीन का होता है आपका 8.3 टू 10.3 10.5। गाइज ये याद रख लेना, ये चीजें आप बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है, समझ में। सो अब इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज में बी यूज्ड फॉर अ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन। तो मैंने आपको बताया कोई सुटेबल इंडिकेटर नहीं होता, तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, फिनोफ्थलीन इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर अ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कितनी होती है? 7 से 11। इसमें क्या 8.2 थ्रू 10.5, यानी यस दिस इज करेक्ट। रेंज बीच में आ रही है ना इसमें। मिथाइल ऑरेंज इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस 4 to 7, 3.2 to 4.5 लाई कर रही है इस रेंज के बीच में, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिनोफ्थलीन may be used for a strong acid versus strong base titration। फिनोफ्थलीन यानी देखिए 4 to 10 है, 8.2 to 10.5 है, इस रेंज के बीच में आ रही है ना गाइस, तो यस इसमें भी यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, लेकिन किसी ना किसी में तो यूज कर ही सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? 2, 3, 4 करेक्ट है, 1 ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो यानी 1, ठीक है। आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आया। ओनली लीटर ऑफ buffer solution was prepared by adding 0.1 mole each of ammonia and NH4 in deionized water. The change in pH on addition of 0.05 mole of HCl to the above equation is। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने एक बफर सॉल्यूशन बनाया है। बफर सॉल्यूशन इन्होंने सबसे पहले बनाया जिसमें एक वीक बेस के साथ एक उसका कंजुगेट एसिड ऐड कर दिया। अगर आप देखेंगे तो वीक बेस हियर इज अमोनिया और उसका कंजुगेट जो एसिड है इज NH4Cl। ओके, तो ये इन्होंने एक बफर सॉल्यूशन बनाया। बफर सॉल्यूशन बना के इस सॉल्यूशन की कुछ pH होगी। नाउ जब इस pH में इस बफर सॉल्यूशन में इन्होंने अब क्या किया, HCl ऐड कर दिया। अब HCl ऑब्वियसली जब चेंज करोगे तो सॉल्यूशन की pH भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ pH न्यू आएगी, ये ओल्ड थी सपोज, तो ये न्यू माइनस ओल्ड यानी जो चेंज इन पीएच है वो पूछा है बेसिकली। तो उसके लिए पहले आपको बफर सॉल्यूशन की पीएच तो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन की पीएच के लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको हेंडरसन हेसल जो इक्वेशन है वो यूज कर लो। यानी जो पीओएच यानी वीक बेस और कंजुगेट एसिड का अगर आप निकालते हो तो पीओएच क्या होता है, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड डिवाइड बाय कंजुगेट डिवाइड बाई बेस की कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 0.1 मोल ईच ऑफ दिस, 0.1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम। लीटर वैसे भी सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर ही दिया हुआ है, बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, तो यानी 1 लीटर हो गया, तो यानी 0.1 m इसकी कंसंट्रेशन NH4Cl की। सिमिलरली अमोनिया जो कि इधर आपका बेस है, इसकी भी 0.1 क्योंकि वही दी हुई है मोल डिवाइड बाय 1 लीटर, यानी इसकी भी 0.1 हो जाएगी, करेक्ट। ये दोनों की होगी कंसंट्रेशन। अब इसको इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, POH विल बी PKB ऑब्वियसली किसकी है, वीक बेस की, यानी ये दी हुई है 4.745 प्लस लॉग एट द बेस 10 ऑफ 0.10 डिवाइड बाय 0.10, तो इसको जब कैलकुलेट करते हो इट विल बी 4.745। ये है लेकिन POH, आपको क्या करना है pH, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH यानी 14 माइनस 4.745 यानी 9.255। अब इनिशियल जो pH हुई उस बफर सॉल्यूशन की वो क्या हुई, ये ध्यान रख लेना, pH इज 9.255। इस पूरे का जो भी सार निकला ये हुआ। अब इस बफर सॉल्यूशन पे आपने कर दिया ऐड HCl। जब HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो जब ऐड करा इस बफर सॉल्यूशन में, वो क्या करेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक बेस के साथ रिएक्शन करता है। अब बफर सॉल्यूशन में बेस क्या है आपका, इज अमोनिया, तो ये एकदम से अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी HCl प्लस अमोनिया चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, उससे क्या फर्क पड़ता है, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, या NH4Cl बोल दो उसको,
ये वीक बेस है, दिस इज आपका कंजुगेट एसिड। अगेन इसका जब आप POOH निकालते हो तो यानी PKB प्लस लॉग ऑफ 10 आपका अगेन वही कंजुगेट NH4 पॉजिटिव एसिड और NH3 की कंसंट्रेशन। अब NH4 पॉजिटिव और NH3 की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, इस बात को ध्यान रखिए। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखो, इन्होंने ऐड किया 0.05 मोल ऑफ HCl, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा ना। अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1 डिवाइड बाई 1 किया था, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 और इसकी कंसंट्रेशन है 0.1। अगेन NH4Cl की निकाली थी, NH4Cl एक ही मान लो। तो जब 0.4 ml इसमें ऐड किया, ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। तो 0.1 माइनस 0.05, सिमिलर 0.1 इसकी 0.05 ऐड हो जाएगी, ये इनकी हो जाएगी न्यू कंसंट्रेशन। तो ये इसकी न्यू कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.05। अगेन नंबर ऑफ मोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में V करके 1 लीटर है, तो ये कंसंट्रेशन हो गई 0.05 समझ में। और इसकी क्या होगी? 0.15, वो यहाँ पे रख दो। तो POH PKB तो आपकी वही है 4.745 जो गिवन है। लॉग ऑफ अगेन वही 0.15 डिवाइड बाई 0.05। ओके, जब इसको कैलकुलेट करते हो तो 5.222 आ जाएगा। अब इसकी फिर pH निकाल लो, 14 माइनस 5.222, ये हो जाएगा 8.778। अब देखो ये हो गई आपकी pH न्यू। ऑब्वियसली जब आपने एसिड ऐड करा था तो pH थोड़ी गिरनी थी, ये है ओल्ड और ये होगी न्यू। तो चेंज इन pH क्या हो जाएगा? 9.255 माइनस 8.778, करेक्ट, यानी 0.477 ये pH में हो गई। आंसर कितना चाहिए? इंटू 10⁻², में यानी 47.7 इंटू 10⁻², ये चेंज हो गया नियरेस्ट इंटीजर। अगेन इसको आप 47.7 को 48 कर सकते हो, ये आ गया। तो 48, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। pH of water is 7 at 25 degrees centigrade. If water is heated to 80 degrees centigrade, its pH will. Now guys, एक चीज बताऊं आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक चीज आपको मैं फैक्ट बताता हूं। देखो, वाटर की जब मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि वाटर एक्चुअल में न्यूट्रल होता है ना। जब एक मैं ऊपर से देख रहा हूं, न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, यानी जनरली एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी जैसे हम यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड बात करता हूँ, तो pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 7, बिकॉज वी एज्यूम कि जो pH प्लस POH होता है वो 14 है, समझ में? यहाँ पे इस केस यानी H आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, समझ में? एक चीज देखो, अभी आप गौर से देखना, जब मैं H आयन की कंसंट्रेशन को इक्वल कर रहा हूँ OH नेगेटिव, यानी 7 है तो 10⁻7 कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। 10⁻7 का मतलब क्या है? आप एक तरह से इसको 10⁻7 मत मानो, अभी इजी करके चलो। लेट जस्ट से कि मेरा जो वाटर है वो 100 यूनिट्स है, गौर से देखो 100 यूनिट्स है। लेट जस्ट से मैं वाटर को इस ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ में? ये ब्लॉक ऑफ वाटर, ये ब्लॉक है मेरा वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये सोचो इस वाटर का सिर्फ और सिर्फ, देखो वाटर क्या है? वीक बेसिकली डिसोसिएशन होता है उसका, आयंस का। तो आप भी सोचो कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अभी मेरा जो वाटर का ब्लॉक है सिर्फ और सिर्फ इतना डिसोल्व हुआ है, यानी इस पार्ट में जितने H आयंस एंड OH नेगेटिव है वो आए हैं। लेट जस्ट से वो जो H आयंस, उस केस में H आयंस एंड OH तो इक्वल है, लेकिन अभी सिर्फ इतना कंसंट्रेशन बढ़ा है। यानी अगर मैं पानी का मैं देखूं H आयन लेट जस्ट से OH नेगेटिव ये बना है इक्वल। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, एनर्जी दूंगा, तो और ज्यादा OH नेगेटिव आपका, लेट जस्ट से अब इसके बाद में ये वाला, अब ये पूरा का पूरा जो है ये डिसोल्व हो गया। यानी जब मेरा सॉल्यूशन में अब H आयंस हैं वे इंक्रीज हो गए तो OH नेगेटिव भी इंक्रीज हुए, यानी पहले जो 2 थे अब वे ये हो गए। अब देखो पहले क्या था, लेट जस्ट से 2 यूनिट आपको डिसाइड कर रहे हूं, मैं मान रहा हूं कि 2 यूनिट का मतलब था 10⁻7। अब भैया H आयंस कंसंट्रेशन ही है ना, कंसंट्रेशन क्या है? कितने नंबर ऑफ आयंस पर लीटर ऑफ
जो भी यूनिट वॉल्यूम है। तो अब मेरे एच आयंस का काउंट पर वाटर तो उतना ही है, एच आयंस अब लेकिन बढ़ गए, नंबर ऑफ एच आयंस बढ़ गए। एच आयन की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज? जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कराया। एच आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कराया, यानी पीएच डिक्रीज हो जाएगी। पीएच और एच आयन तो इंक्रीज है, वो है। एक बात देखना, जब मैं पीएच डिक्रीज की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाटर एसिडिक हो गया, नो, सिर्फ पीएच की बात करूं। वाटर एसिडिक नहीं हुआ है। वाटर एसिडिक कब होता है? जब एच आयन की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन ओएच नेगेटिव। समझ में? ये ध्यान रखना, एच आयन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा है देन ओएच नेगेटिव, तब वाटर एसिडिक होता है, ना कि एच आयन और ओएच दोनों की बराबर बढ़ रही है ना। एच आयंस और ओएच नेगेटिव इसमें दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, तो वाटर एसिडिक नहीं हो रहा है, बस पीएच डिक्रीज। यहां कहूं तो कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज हो रही है। समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं और टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, लेट से 80 से 100 पे चला गया, तो और पूरा का पूरा ओएंस हुए, यानी और नंबर ऑफ एच आयंस बढ़ गए। लेकिन अभी भी एच आयंस और ओ एच नेगेटिव का काउंट तो इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ एच आयंस बढ़े, यानी पीएच और डिक्रीज हो गई। समझ में? तो आप इसको ऐसे एज्यूम करें कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 था, मैं 80 पे करता हूँ, लेट जैसे पीएच 63 होगी, डिक्रीज हो गई। मैं अगर 100 पे ले जाता हूँ तो लेट जैसे इसकी 6.0 हो गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हो रहा है, पीएच डिक्रीज होती जा रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जो आपका हॉट वाटर होता है ना, हॉट वाटर यानी जो गर्म पानी होती है, वो हमेशा इज एट लोअर पीएच, उसकी पीएच जो होती है वो लोअर होती है देन कोल्ड वाटर, बिकॉज जो नंबर अचायन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है देन कोल्ड वाटर, या फिर पीएच उसकी कम हो गई बेसिकली। समझ में आया? एचायन एंड ओएच नेगेटिव इक्वल है, वाटर अभी एसिडिक नहीं है, पीएच कम हो गई बस। आई होप आपको समझ में आएगा। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। देखिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड बिकॉज देखिए जो अमोनियम कार्बोनेट है यानी NH4 2CO3, ये एक सॉल्ट होता है जो कि किससे, दो एसिड या बेस से मिलकर बना है। इनफैक्ट ये H2CO3 एंड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। दोनों ही वीकर है, यानी वीकर एसिड और वीक बेस। समझ में? अब क्या होता है, जब देखिए एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो लेट जस्ट से स्टेप 1 में मैं अमोनियम कार्बोनेट को मैं वाटर में डाल देता हूं और ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी NH4 प्लस, मैं बैलेंस आउट नहीं कर रहा हूं लेकिन बस ऐसे बता रहा हूं, अमोनियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस बन गए। करेक्ट? अब जब स्टेप 2 है, ये जो आयंस हैं ये कंबाइन करते हैं। तो पहले क्या होता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, वीकर एसिड को एसिडिक है बेसिकली आयन। तो जब ये H2O के साथ मिलता है तो NH क्या करेगा, देखिए H पॉजिटिव H2O को दे देगा H3O पॉजिटिव, ओके, एंड NH3, ये थोड़ा एसिडिक है मतलब प्रोटोन। लेकिन सिमिलरली जब स्टेप 3 देखते हो, यानी जो कार्बोनेट आयन है जब ये H2O के साथ मिलते हैं तो क्या होगा, H इधर ले लेगा, HCO3 नेगेटिव हो जाएगा एंड OH नेगेटिव। अब देखिए H3O पॉजिटिव है इधर, जो प्रोटोन डोनेट कर सकता है, OH नेगेटिव है जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है। अब क्या होता है इसमें और स्टेप 3 में, जो ओवरऑल क्वांटिटी होती है वो इन OH नेगेटिव की ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है आपका अमोनियम कार्बोनेट का, ड्यू टू द परसेंट ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड आयंस, वो क्या होता है, सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रेंथ की नेचर की तरफ ज्यादा रहता है इसका। समझ में आया? इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट होता है। समझ में आया गाइस अब तक आपको? दूसरा है स्टेटमेंट 2, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड एंड बेस फॉर्मिंग इट। देखिए ऑब्वियसली क्या होता है कि जो Ka क्या करती है एंड Kb क्या करती है, देखिए Ka करती है आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड, या वीकर एसिड में बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलरली जो Kb होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ वीकर बेस का। समझ में? नाउ बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज जो इसमें कही है, वो डिसाइड करता है सॉल्यूशन आपका एसिडिक या बेसिक। जब Ka इज ग्रेटर देन Kb होता है
तो क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन है थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर स्ट्रेंथ की तरफ ज्यादा रहता है। जब Ka लेस देन Kb होता है, यानी Kb ज्यादा है K से, तो सॉल्यूशन है आपका स्लाइटली बेसिक ज्यादा होता है, बेसिक की तरफ होता है। लेकिन Ka जब थोड़ा सा Kb के इक्वल होता है, ठीक है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन की इनकी अलग से जो हाइड्रोलिसिस या अलग कंडीशन से सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इनकी क्या प्रॉपर वैल्यूज हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि एसिड जो बेसिक नेचर सॉल्ट सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड कर रही है, वीक एसिड है वीक बेस की, Ka और Kb की वैल्यूज पे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो जो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Given below are two statements. Statement 1 है a buffer solution is the mixture of a salt and an acid or a base mixed in any particular quantities. Statement 2 है blood is naturally occurring buffer solution whose pH is maintained by this concentration. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन और उसके एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखो, एक बफर सॉल्यूशन जो है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि अगर उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ऐड कर दें, तब भी वो अपना जो पीएच है उसको रेजिस्ट करता है चेंज होने से। ठीक है, समझ में? उसका मतलब ये है कि जो बफर सॉल्यूशन है उसका जो पीएच है इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ना। जो बफर सॉल्यूशन है इज ऑफ टू मेन टाइप्स, पहला होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। जो एसिडिक बफर है वो बनता है आपका वीक एसिड और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से, जैसे कि CH3COOH हो गया आपका वीक एसिड और CH3COONA हो गया आपका सॉल्ट। जब आप बेसिक बफर की बात करते हो तो सेम वही वीक बेस प्लस वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट से, जैसे NH4OH हो गया वीक बेस और NH4Cl हो गया आपका सॉल्ट। अब जो स्टेटमेंट 1 में है वो बोलता है कि बफर सॉल्यूशन साल्ट और एसिड बेस का मिक्सचर है जो इन एनी पार्टिकुलर क्वांटिटीज में मिक्स्ड हो। देखो बफर बनाने के लिए जो एसिड या बेस यूज होता है वो वीक होना चाहिए, वीक एसिड लोगे या फिर वीक बेस, और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट होना चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन होती है इसमें। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl ये और उसका सॉल्ट ले लो NaCl मिक्स करते हो तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, और जो दूसरी बात क्या है कि इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज की जो इन्होंने बात की है, देखो आइडियली क्या होता है, बफर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है जब वीक एसिड या बेस है जो और उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन लगभग इक्वल होती है या बराबर, यानी 1:1 मोलर रेशियो में हो, और बफर एक्शन के लिए दोनों कंपोनेंट्स सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हुआ तो बफर कैपेसिटी इसकी खत्म हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 में अगर आप देखो तो कि दो गलतियां हैं। पहला क्या है कि जो सॉल्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, इसमें इन्होंने वीक मेंशन नहीं किया एक तो, है ना, और इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज ये दूसरी गलती है इनमें, क्योंकि बफर कैपेसिटी कंसंट्रेशन का जो रेशियो है यानी 1:1 वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो जो ह्यूमन ब्लड है ना उसका जो पीएच बहुत ही नैरो रेंज में मेंटेन होना चाहिए, जैसे कि 7.35 से लेके 7.45 के बीच, और अगर इसमें ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे तो वो थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। तो ब्लड का जो पीएच है कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए नेचर ने उसमें बफर सिस्टम्स दिए। इन बफर सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम। देखो बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम में जो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड वीक एसिड की तरह एक्ट करता है और HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयन उसका कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है। ओके, सो आप इसको ऐसे समझो कि CO2 प्लस H2O क्या बनाते हैं, H2CO3। H2CO3 फर्दर कैसे H आयन प्लस HCO3 में ब्रेक हो रहा है ना, मेन रिएक्शन। तो ये सिस्टम ब्लड में एक्सेस एसिड और एक्सेस बेस दोनों को न्यूट्रलाइज करके पीएच को स्टेबलाइज करता है।
तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट 2 है ये एकदम करेक्ट है। ब्लड एक नेचुरल बफर है और उसका जो पीएच कंट्रोल H2CO3 और H2CO3 नेगेटिव के कंसंट्रेशन रेशियो पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और क्या इन दिस टाइट्रेशन फिनोफ्थलीन कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर। देखिए गाइस, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट पूछा गया है डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ठीक है, और वो टाइट्रेशन पे क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, देखिए क्या है कि सोडियम हाइड्रो, ये पहली बात तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी और ये भी एकदम स्टेटमेंट डायरेक्ट उठाया हुआ है। देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ये होता है COOH COK प्लस। तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो, मतलब NaH को आप स्टैंडर्डाइज करते हो, ठीक है, NaOH को, तो इसकी जब रिएक्शंस होती है तो आपकी ये बन जाती है, मतलब कुल मिला के देखिए COO Na पॉजिटिव और COO नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे H2O। ओके, तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो, C6H5O4K, ये एक मोनो बेसिक एसिड होता है। ठीक है, अब KHP यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में KHP बोलते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं पहले तो आप ये समझना चाहिए। देखिए क्या होता है कि KHP इज बहुत जल्दी अवेलेबल रहता है, नॉर्मल अपनी जो इसकी प्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है प्योर आपको KHP। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस करते हो आप NaOH के वगैरह की, उसमें एरर्स मिनिमम हो जाती है। दूसरा अगर आप देखें कि तो इसमें KHP और NaOH की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1:1 है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 मोल थैलेट लेोगे तो 1 NaOH से काम चल जाएगा, है ना, तो ये क्वांटिटी भी कम ली जाती है। तो ये रीजन है जी कि थैलेट क्यों यूज किया जाता है। वैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट, अब इसमें जो फिनोफ्थलीन है बेसिकली कॉमन इंडिकेटर ही यूज किया जाता है, और क्या होता है जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो जैसे क्या होता है, टाइट्रेशन कर रहे हो, NaOH कर रहे हो, है ना, और सोडियम थैलेट डाल रहे हो, पॉइंट दोनों का, इसकी मोलैरिटी सपोज M1V1 है और इसकी हो गया वॉल्यूम और मोलैरिटी M2V2 NaOH की, तो जिस पॉइंट पे M1V1 इक्वल्स टू M2V2 आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज क्या होगा, फिनोफ्थलीन की यूज करने की वजह से, मतलब इंडिकेटर जो यूज करते हैं उसमें फिनोफ्थलीन यूज होता है। ठीक है, तो गाइज ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ स्पेशल कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं था, और जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको ऐड कर दिए। तो ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर इसमें करेक्ट। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इज x इंटू 10⁻⁵। सो बेसिकली इसका Ka दे दिया गया आपको ऑफ एसिडिक एसिड when 25 ml of 0.2 mole CH3COONA sodium acetate solution is mixed with 25 ml of this solution, the pH of the resultant solution is found to be 5. The value of x. देखिए इजी क्वेश्चन है, बस आपको एसेंस समझ लीजिए इसका। इसमें एसिटिक एसिड दे दिया गया है और इसको मिक्स कर दिया गया था सोडियम एसिटेट के साथ। ओके, अगर देखिए इसको मिक्स किया गया, अगर आप गौर से देखिए तो ये दिस इज अ वीक एसिड और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अगर CH3COOH को लेट जस्ट से NaOH के साथ मिलाया होगा तब क्या बना होगा, CH3COONA प्लस H2O। तो बेसिकली ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। तो इसका मतलब जो ये आपका मिक्सचर बन रहा है एक बफर सॉल्यूशन बन रहा है, करेक्ट। अब जब इसको मिक्स किया होगा तो जो इसकी रिजल्टेंट पीएच की फॉर्मूला क्या होती है, पीएच इक्वल्स टू pKa, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया इसका, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन है आपकी एसिड की। अब अगर आप देखिए पीएच तो आपकी ऑलरेडी दे दी गई है 5, pKa ऑब्वियसली x इंटू 10⁻⁵ है, तो ये आपकी हो गई pKa, करेक्ट। ओके, सो अब देखिए आपका एसिटिक एसिड का क्या क्या गिवन है। 25 ml ऑफ 0.02 मोलर CH3। तो इनिशियली देखिए बिफोर मिक्सिंग 25 ml है इसका इंटू 0.02 होगी आपकी मोलर कंसंट्रेशन, समझ रहे हैं आपको। तो यानी ये हो गया मिली मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली। सिमिलरली इधर नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो 25 ml ही इसका था और कितना दे दिया है 0.02, करेक्ट। ओके,
सो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे आपके CSC CWH के, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 mm मिलीमोल्स। ओके, मिलीमोल्स क्योंकि देखिए मिलीलीटर वगैरह इसमें था इसलिए। और सेम हियर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाए आपका 5 मिलीमोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके और इसके सेपरेटली जब मिक्स नहीं किया था, मतलब 0.02 और 25 ml के हिसाब से इसके 25 ml। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इतने 0.5 मिलीमोल्स तो CSC CWH और इतना ये 5 मिलीमोल कितना था CSC CWH ने मिक्स हो गया कितने में, 25 ml इसका था, 25 ml इसका था। तो ये टोटल कितने में हो गए, टोटल ये दोनों जो मोल्स हैं ये कितने में मिलकर कर दिए हमने 50 मिलीमोल्स में। गाइज आपको समझ में आ रहा है, यानी इतना मोल्स इसका इतना मोल्स इसका, टोटल 50 मोल्स में। तो अब हम इसकी कंसंट्रेशन फिर से निकाल लेंगे। अब मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन अगेन वी नो कि मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स क्या है इसका 0.5 डिवाइड बाय 50 और देखिए मिलीमोल है और इधर आपका मिलीलीटर है तो मिली मिली कैंसिल हो गया तो मोल्स ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 50, समझ में। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया 0.1 आपकी कंसंट्रेशन हो गई इसकी सोडियम एसिटेट की, और इसकी जो कंसंट्रेशन हो गई आपकी हो गई 0.01। करेक्ट गाइज, इतना समझ में आया। अगर अब इतना समझ में आ गया तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे पुट करते देखिए, मैं इसको हटा देता हूं गाइज, है ना। ये समझिए कि सॉल्ट हो गया 0.1 और ये हो गया 0.01। ठीक है गाइज, इतना समझ में आ गया, ये हटा देता हूं। सो pH क्या है 5, pKa अभी वैल्यू बाद में रख देते हैं, प्लस log ऑफ 0.1 डिवाइड बाई 0.01। ओके, सो इसको पूरा को जब आप सोल्व करेंगे ये आ जाएगी pKa इक्वल्स टू 5 माइनस 1। ओके, ये पूरा 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। pK की वैल्यू आ गई 4। तो अगर आप Ka की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka, तो log ऑफ Ka हो जाएगा माइनस pKa, तो Ka क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pKa, तो ये हो जाएगा K इधर के 10 टू द पावर माइनस 4। आंसर पूछा हुआ है इसमें 10 टू पावर माइनस 5 में, इसको ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। अगेन यहां से क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर 10 हो गया, समझ में आया। तो pK जो द वैल्यू ऑफ x विल बी 10। आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, एक बेसिक समझ में आया होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। The solubility product of BSO4 is 1 into 10 power minus 10 to 98 Kelvin. The solubility of BSO4 in 0.1 molar K2SO4 solution is, मैं जो आपको बोलता हूँ बार बार कि PYQs करें, ओल्ड PYQs भी करें, उससे बहुत हेल्प होगी। अब देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है एक सेट टेम्पलेट है। क्वेश्चन अगर आपको आता है ना ये वाला तो वेल एंड गुड, नहीं आता ना तो आप ध्यान रखें एक सेट टेम्पलेट्स के क्वेश्चन होते हैं, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। स्पेशली जो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के होते हैं, इनमें सेट टेम्पलेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला सेम क्वेश्चंस, बस समझे कि ये कंपाउंड्स चेंज हो गए, वैल्यूज चेंज हो गई थी, सेम टू सेम आपका जेई एडवांस 2013 जेई एडवांस में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन। अब आप ये बात देखिए, और सेम क्वेश्चन आपका जेई मेन में पूछ लिया गया 10 साल बाद। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं करनी। देखिए ये जिस टाइप का क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, कि कॉमन और फंडा क्या यूज होता है कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है उससे जो सोल्यूबिलिटी है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें BSO4 की या जो आपका मेन जिसकी आप निकाल रहे हो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, उसकी जो सोल्यूबिलिटी है बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोल्यूबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको आप समझें। BSO4 क्या दिया हुआ है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए सबसे पहले तो समझे BSO4 है, ये ब्रेक किस में होगा Ba2 प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव में, समझ में आया। एंड सिमिलरली यहाँ पे K2SO4 भी दिया हुआ है, K2SO4 ठीक है, और इसमें क्या होगा 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये जो ये वाला है और ये वाला है इसमें दोनों में कॉमन आयंस है, तो कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए लग रहा है। अगर सपोज K2SO4 के बजाय KCl होता तब इसमें सिंपल आपको जो आप नॉर्मल अप्रोच यूज करते हो इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए तो या सोल्युबिलिटी निकालने में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से वो आप यूज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें कॉमन आयन हो गए दोनों के अंदर तो इसलिए आपको ये वाला फंडा यूज करना है।
देखिए फॉर एग्जांपल सोल्युबिलिटी मैं एस मान लेता हूँ। सपोज इनिशियली इनकी जो भी हम कंसंट्रेशन मानते हैं 1 0 है, और 1 एट जो आपकी सोल्युबिलिटी घटी यानी 1 - S, और इधर एस और एस पड़ गई। समझ में आया? नाउ इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है द सोल्युबिलिटी ऑफ BSO4 इन 0.1 मोलर K2SO, क्योंकि इसकी दी हुई है तो 0.1 मोलर हो गया। ठीक, अब इसकी कैसे बढ़ेगी? देखिए 0.1 है, और अब इसको अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो कैसे ब्रेक होगा? 0.1 है, अगर ये 0 0 ये घट गई पूरी की पूरी, तो 0.1 माइनस 0.1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.1, क्योंकि यहाँ 2 है, और इधर अगेन 0.1। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया गाइस। नाउ अब एक बात देखिए कि जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसकी, ये कैसे निकलेगी? KSP इक्वल्स टू BA2 प्लस इंटू SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों के कंपोनेंट्स 1 1 है, इधर 2 आ गया, तो KSP आपको ये हो जाती है। नाउ आइडियली अगर मैं ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ होता तो कैसे निकाल सकता था कि BA2 प्लस S हो गया, ये S हो गया, तो S², राइट। लेकिन क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट ये वाला पॉइंट भी है, अब मैं जब इसको मिक्सर है BSO4 का और K2SO4 के आयंस का, तो इसमें ये वाला S भी प्रेजेंट है आयंस का, और ये वाले भी है, तो जो मैं इस S को किस से रिप्लेस कर दूंगा? 0.1 से ऐड कर दूंगा, S इंटू 0.1। समझना है? तो यानी S इंटू S प्लस 0.1 ये आ गया। नाउ रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि आपके सेट टेम्पलेट के क्वेश्चन है, और आपको मैंने ये बताया था कि कॉमन आयन के इफेक्ट में जब भी क्वेश्चन आएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है कि जो सोल्युबिलिटी है इन कॉमन आयंस की वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में क्या करते हैं हम? S प्लस 0.1 को फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑल्सो, और फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको क्या होता है बेसिकली 0.1 हो जाएगा। S को लगभग 0 मान लीजिए इसमें ना, कि S इतना कम है कि ओवरऑल इसका सम 0.1 ही होगा। तो KSP इक्वल्स टू S इंटू 0.1, ये वैल्यू बेसिकली आपकी आ जाती है। KSP अब क्या गिवन है इसकी? 1 इंटू 10⁻10। ओके, तो S इंटू 10⁻⁻1, करेक्ट। तो इसको जब S को सोल्व कर तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9 मोल्स पर लीटर। अब ये हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए, मोल्स पर लीटर में आया था आंसर, उसको आपको ग्राम पर लीटर में आंसर पूछा गया है, तो इसको मोल्स पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलर मास से BSO4 के मल्टीप्लाई कर दो, यानी 233 इंटू 10⁻⁹ ग्राम पर लीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ये कंसेप्ट गाइज हमेशा आपको याद रखना है। ओके, सो 233 इज योर करेक्ट आंसर। द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस with phenolphthalein as indicated shown below. ओके, और ये आपको बेसिकली नंबर ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने phenolphthalein के। देखिए गाइज, जो आपका कोई इंडिकेटर होता है, इट कैन बी आइदर अ वीक एसिड, और या ये वीक बेस भी हो सकता है। और ये क्या होता है कि जो इंडिकेटर है एक पर्टिकुलर pH पे अपना कलर चेंज कर लेता है। ना फॉर एग्जाम्पल आप कोई टाइट्रेशन कर रहे हो, और लेट जस्ट से कि ये वीक बेस था, और ऊपर आपने ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ था, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो, इसका M1 और V1 आपको पता है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता होती, लेकिन वॉल्यूम हमें पता लग जाता है, ठीक है। V1 कैसे पता लगेगा? जितना आपका यूज हो गया अमाउंट इसमें, इसको टाइट्रेट करने में, इंडिकेटर का जो कलर चेंज हुआ उस पॉइंट आने में, तो वो V1 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेते हो, समझ में? तो जो ओवरऑल ये इसका सिस्टम का जो आपका पूरा बना जो भी pH होता है, उसकी एक रेंजेस होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो इंडिकेटर है वो यूज भी करते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को यूज कर रहे हो, तो जो उसकी ओवरऑल जो pH है वो 4 to 11 के बीच में लाई करती है। अगर कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी जनरली 7 to 11 के बीच में लाई करती है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस कर रहे हो, उसकी जनरली 4 to 7 के बीच में लाई करती है। और अगर कोई वीक एसिड प्लस वीक बेस है, इसमें कोई यूज नहीं होता, बेसिकली इसको आप नहीं, इस मेथड से यूज नहीं करते, इसमें कोई सुटेबल इंडिकेटर यूज नहीं होता। ओके, ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब इस पे एक बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। रही बात इस ग्राफ की, जैसे जैसे आपने देखा है कि हम जैसे सपोज कोई भी टाइट्रेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस समथिंग, तो उसमें जो एक ग्राफ्स बनते हैं इस तरह से ना, तो इसमें pH और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, और इस तरह से सपोज ग्राफ बनता है। अब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टाइमिंग जिसमें ये स्ट्रेट लाइन होती है, वो लाइन होती है, ये बेसिकली एक वर्टिकल लाइन होती है, जिस मूवमेंट पे आपका जो pH है, ये इंडिकेटर है, वो कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है, और कलर बेसिकली टाइट्रेशन हो जाती है।
जैसे इसमें भी देख रहे हो। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम यूँ कह देते हैं कि ये इंडिकेटर है, इसकी जो आपकी पीएच है इसके बीच में लाई करती है। ये एक जस्ट स्मॉल फंडा है। नाउ ये बात तो हो गई आपकी थोड़ी सी बेसिक। अब जैसे फिनोफ्थिलीन की हम बात कर रहे हैं, देखिए फिनोफ्थिलीन को आप शॉर्ट में HPH भी लिख देते हो, ठीक है। ना जो फिनोफ्थिलीन है एक वीक एसिड होता है, ये जरूर ध्यान रखना। और जो मिथाइल ऑरेंज आप एक दूसरा आपका इंडिकेटर पढ़ते हो आप, वो आपका वीक बेस होता है। बहुत सारी जगह आपको वीक एसिड लिखा गया है इसको, लेकिन एनसीईआरटी में गाइस ध्यान रखना, एनसीईआरटी में इसको वीक बेस ही बोला गया है, तो आप इसको यही मान के चलें। ओके, सो रही बात फिनोफ्थिलीन की, ये एक वीकर एसिड होता है। जो HPH है, जो यानी आपका फिनोफ्थिलीन है, वो इस तरह से आयंस देता है, जैसे H आयंस दे देगा और pH नेगेटिव। नाउ अब एक बात को ध्यान रखिएगा, जो ये HPH है, फिनोफ्थिलीन है, ये बेसिकली आपका कलरलेस होता है। और जो ये आपका आयन रिमूव कर देगा जब कलर चेंज कर लेता है एक तरह से, ये हो जाता है पिंक। समझ में आया? अगर फिनोफ्थिलीन को एसिडिक मीडियम में रखा गया या बेसिक मीडियम में रखा गया तो आपका सिस्टम में क्या चेंज हो सकता है। देखिए, अगर ये एसिडिक मीडियम में है आपका, तो बेसिकली ये बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा प्रिफरेबल होती है, ठीक है। यानी जो सिस्टम, अगर ये एसिडिक मीडियम है ना, तो सिस्टम जो है आपका बेसिकली कलरलेस, इंडिकेटर कलरलेस दिखेगा आपका फिनोफ्थिलीन। लेकिन अगर ये बेसिक मीडियम में रखा गया है, बेसिक मीडियम में डाल रहे हो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रिफर्ड हियर। और इसमें बेसिक मीडियम में है ना, और ये बेसिकली पिंकिश कलर का दिखने लग जाता है। तो बेसिकली ओवरऑल फंडा ये है। ओके, नाउ अब अगर बात करें इसकी पीएच की, कि पीएच कैलकुलेट कैसे करेंगे इसकी, तो देखिए एक सिंपल क्या होता है फॉर्मूला, जैसे सिस्टम का पीएच निकालते हो, पीएच इक्वल्स टू PKIN, यानी पी जो आपकी इंडिकेटर की होगी, प्लस लॉग ऑफ जो पीएच आयन की कंसंट्रेशन होगी डिवाइडेड बाय HPH। ये ऑब्वियसली आपका जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन अभी दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपकी रिएक्शन होती है एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे M1V1 इक्वल्स टू M2V2 हो जाती है, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम जब आपकी HPH, ये H आयन प्लस pH नेगेटिव होता है, एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम होगी, प्रॉपर अटेन हो जाएगा, तो जो ये कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, log 1 हो गया 0। तो जो pH होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, pH विल बी ऑफ द सिस्टम विल बी PKIN, PK इंडिकेटर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस log K इंडिकेटर, और ये क्या दिया, माइनस log ऑफ गिवन है आपकी 4 × 10⁻⁻10। तो जब इसको आप सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है रफली आपकी 9.4। ओके गाइस, ये बात हुई। अब देखिए, अब धीरे धीरे ऑप्शंस भी देखते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक भी बता दिया। इट कैन बी यूज्ड एज ए इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आपको मैंने बताया था इसमें कोई नो सुटेबल इंडिकेटर इज यूज्ड, ठीक है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। इट बिकम्स टू चेंज कलर एट pH 8.4। देखिए, इसमें जब हो आपकी जो pH निकली सिस्टम की, तो उसमें +1 या -1 अगर करोगे तो उसमें जो भी वैल्यूज आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कह सकते हो इस रेंज में जो pH है या इन पॉइंट्स पे pH कलर आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको देखोगे 8.4, ये करेक्ट, ये सिंपल आपको फंडा याद रखना। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस, इनकरेक्ट, मैंने आपको बताया था इट्स अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो दिस इज इनकरेक्ट बेस की वजह से। इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, मैंने आपको बताया अभी कि जो आपकी ये HPH जो आपका H आयन और ये pH नेगेटिव निकलता है, एसिडिक मीडियम में प्रिफरेबल बैकवर्ड रिएक्शन होती है, बेसिक में फॉरवर्ड। ये पिंक होगा, ये कलरलेस, तो एसिडिक मीडियम में बैकवर्ड रिएक्शन प्रिफर हो रही है, और ये कलरलेस आपका बेसिकली प्रिफर हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो नंबर पूछा था कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 और 2 यानी 2, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। The pH of 0.1 molar solution of the following salts increasing in the order। अब देखिए गाइज, इसमें इनका pH का बताना है आपको, कंसंट्रेशन सबकी इक्वल दी गई है। सो गाइज, ये जितने भी आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं, राइट, तो ये किसी ना किसी एसिड एंड बेस से मिलके बना होगा। वी नो, जब भी कोई एसिड और बेस बनता है तब साल्ट बनेगा और थोड़ा सा वाटर, पानी, H2,
राइट गाइस, सो इसका मतलब जितने भी ये साल्ट दिए हुए हैं ये किसी एसिड के साथ मिलके, किसी बेस के साथ मिलके बने होंगे। तो अब मैं अगर ये पता कर लूं कि NaCl किस किस से मिलके बना हुआ होगा और उसमें कौन वीक है कौन बेस है, उससे मेरी नेचर पता लग जाएगी। ठीक है, समझ में आपको मैं कैसे कह रहा हूं? अब देखिए मैं करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब सपोज NaCl किससे मिलके बना है, इसका एक आसान सी ट्रिक है। अगर आप देख के पता कर सकते हैं कि Na को मैं NaOH और Cl को HCl मान लूं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिंपल आप क्या करें, पानी में डाल दें H2O। वी नो H2O में क्या है, H आयन एंड OH नेगेटिव। तो अब इसका जो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव से जा मिलेगा और जो इसका नेगेटिव पार्ट है इस पॉजिटिव से जाके मिलेगा। यानी जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूं फॉर एग्जाम्पल तो NaOH और इधर HCl बन जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे रुकते हैं, अभी आगे देखते हैं हम क्या रहेगा। बाकी का जो NH4Cl है, अगेन NH4Cl को भी HOH लिख देता हूं, इसको H और नेगेटिव ये मिलेगा। राइट गाइस, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो NH4 इस OH के साथ मिल जाएगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl। सिमिलरली NaCN किससे मिलेगा जब मैं पानी के साथ डालता हूं, तो यानी Na प्लस Cn नेगेटिव, तो NaOH प्लस HCN एंड लास्ट क्या हुआ HCl। HCl तो खुद ही एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए गाइस, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट गाइस, सो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे कंप्लीटली, ये मान के चलते हैं। तो मैं ये कह सके एक से चल सकता हूं कि ये मेरा जो ओवरऑल सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब इस केस में NH4OH जो कि एक वीक बेस है, आई होप गाइज आपको ये आइडिया होगा कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे देखते हैं। राइट, सो वीक बेस है, और वैसे अगर इन केस नहीं पता गाइज तो मुझे पता है, मैं वीडियो बना दूंगा। सो सपोज ये वीक बेस है और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। तो और वैसे भी गाइज अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो ये गिने चुने ही एसिड्स आते हैं आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के जो चैप्टर में, तो आपको उससे देख के कोई भी फिर दिक्कत नहीं होगी। आप ये पूरी वीडियो देखें, आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, तो ओवरऑल आपका जो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। अगेन इसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस आ गया और इधर HCN क्या है, एक वीक एसिड होता है, बहुत ही फेमस वीक एसिड है। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल एल्केलाइन नेचर का हो गया, यानी कहूं तो बेसिक नेचर का। अगेन ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एकदम। तो अगर मैं अब इनके pH की वैल्यू का ऑर्डर देखता हूं, जितना ज्यादा pH उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, उल्टा होता है ना रिलेशन, जितना H आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ये रिलेशन रहता है बेसिकली। राइट, अब क्योंकि इसमें pH का ऑर्डर पूछा है, pH का, तो pH को ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें। अब सबसे पहले सबसे कम pH किसका होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें एक इकलौता स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl है। ऑब्वियसली ये भी एसिडिक है लेकिन ये प्योर HCl है, और इसमें HCl में थोड़ा सा वीक बेस मिला दिया। राइट, तो स्ट्रेंथ थोड़ी कह सकता हूं डिक्रीज हो गई, H आयन कंसंट्रेशन की थोड़ी डिक्रीज हो गई। राइट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl सबसे वीकेस्ट pH होगा। उसके बाद एसिडिक नेचर का जो हो गया यानी यही सिंपल NH4Cl। उसके बाद क्या होगा, pH जितना ज्यादा, अब एसिडिक पे आते हैं, pH बढ़ाते बढ़ाते वो न्यूट्रल होता है, वो बढ़ाते बढ़ाते फिर बेसिक हो जाता है, pH जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होती है। समझ में आपको ऑब्वियसली पता होगा, ये न्यूट्रल 7, ये 7 से कम है, ये 7 से ऊपर है। तो अब क्या होगा, एसिडिक के बाद अब ये न्यूट्रल पाएगा यानी NaCl। अब इसके बाद में किस पे आ जाएगा, जो लास्ट है आपका, यानी आपका एल्कलाइन नेचर का, यानी NaCN। ये Cl है, ये NaCN है। राइट, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। जो आपका करेक्ट आंसर है वो इज बी। Which of the following mixing of 1 molar base and 1 molar acid leads to the largest increase in temperature? देखिए इसमें एक छोटा सा एक फंडा है कि जब भी आपका कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई एसिड एंड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो जो हीट है वो रिलीज होती है रिएक्शन। ओके, ठीक है, और जब हीट रिलीज होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, सो ग्रेटर द हीट एनर्जी रिलीज, ग्रेटर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में?
नाउ एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं बेसिकली, है ना, यानी जितने भी नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह से हीट एनर्जी या हीट रिलीज के। यानी अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स यूटिलाइज्ड रिएक्शन में ज्यादा है तो जो टेम्परेचर इंक्रीज भी वो ज्यादा होता है। एक बात ये हो गई। इसके बाद में एक चीज और याद रखें कि जो वीक एसिड होते हैं वे लेस बेसिकली एनर्जी रिलीज करते हैं क्योंकि इनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। इसका मतलब अगर आप वीक एसिड ले रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कम होगा इन कंपैरिजन विद अगर सेम नंबर ऑफ मोल आप स्ट्रॉन्ग एसिड के ले, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाता है, हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, टेम्परेचर रिलीज होती है। यानी अगर मैं दोनों 1 मोल ले लूं तो इसमें ज्यादा इंक्रीज टेम्परेचर होगा क्योंकि ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वीकर एसिड क्या है ज्यादातर डिसोसिएट नहीं होता। समझ में? सो आपको अब दो चीज पे डिपेंड रहना है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज हैं उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज है सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके, अगर ऑप्शन 1 देखो, देखिए इसमें 1 मोलर दिया हुआ है, 1 मोलैरिटी दी हुई है, यानी 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर NaOH सभी में, है ना, ऊपर से लिख दिया है, ये लीटर। अब मैं देखिए ऑप्शन 1 की बात करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इधर लिख दूंगा मैं एसिड के एंड इधर नंबर ऑफ मोल्स इधर लिख दूंगा बेस के, तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ओके, तो ये हो गया। अब ऑप्शन 1 देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्लस अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो जाएगा, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, MV हो जाएगा बेसिकली। ओके, अब जैसे इसमें अगर आप देखोगे मोलैरिटी क्या है 1, है ना, दोनों सबके 1 है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, और इन 30 ml है तो इंटू वॉल्यूम को क्या हो गया 30 डिवाइड बाई 1000। ओके, तो ये क्या हो गया 0.03 मोल्स। सिमिलरली ये 30 ml ये भी है स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 मोल है तो ये भी 0.03 हो जाएगा। अब दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl NaOH दोनों होते हैं। CH3 ऑप्शन 2 में क्या है, CH3COOH, ये क्या है वीक एसिड होता है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए मैं 30 ml है तो सेम फॉर्मूले से ये भी 0.03 मोल्स आ जाएगा COOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम, ये भी 0.03 NaOH आ गया। ऑप्शन 3 में 50 ml की बात हो रही है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा मोलैरिटी इंटू 1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 0.05 मोल्स आ गए इधर, और इधर क्या है 20 है तो इधर 0.02 मोल्स आ जाए। ठीक है, अब तक समझता आना देखना। एंड ऑप्शन 4 में 45 है, यानी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आ जाएगा 0.05 मोल्स और ये क्या हो जाएगा 0.025 मोल्स। ओके, अब एक चीज देखिए, जिसमें वीक एसिड है वो वाला तो ऑप्शन आप रिमूव ही कर दो, उसका तो आपको कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन 2 कट जाएगा क्योंकि वीक एसिड है, ऑप्शन 4 कट जाएगा क्योंकि ये वीक एसिड है। अब बात बची ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। अब इसमें अगर आप देखेंगे 0.03 मोल ये है, 0.03 मोल आपका बेस है, इधर 0.05 आपका ये है, 0.02 मोल ये है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया। अब देखिए जब आप NaOH प्लस HCl से रिएक्शन कराते हो, करेक्ट, तो क्या बन रहा है NaCl प्लस H2। अब एक चीज देखो, अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है तो रिएक्शन प्रोडक्ट 1 मोल बन, सपोज ये 0.03 है, ये भी 0.03 मोल है तो ये 0.03 मोल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं लेट जस्ट से इसको जैसे इसमें 0.05 मोल कर दूं और 0.03 करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्यों? बिकॉज एक मोल रिएक्शन ही यूज 1:1 में यूटिलाइज होता है ये, अब ये एक्स्ट्रा हो गया तो ये 0.03 यूटिलाइज हो जाएगा और 0.02 बच जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेसिकली ना। तो ओवरऑल ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो मैं एक तरह से अगर आप ओवरऑल देखो तो इसमें कितने मोल्स लड़े 0.03, और ऑप्शन 3 में कितने लड़े ओवरऑल, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है तो 0.02 ओनली, इसका 0.03 तो बेकार गया। तो नंबर ऑफ मोल्स किस में ज्यादा रिएक्ट किए, ऑप्शन नंबर 1 में। समझ में आया आपको, यानी ऑप्शन नंबर 1 में ज्यादा मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी नंबर ऑफ एनर्जी हीट भी इसमें ज्यादा रिलीज होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया। वीकर एसिड वीकर बेस वगैरह वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, ठीक है। और मैंने ये समझाने की वजह से आपको थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के टिक मार सकते हैं ना। तो एनीवेज ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर। Aqueous solution of HNO3, KOH, CH3COOH and CH3COONA of identical concentrations are provided. The pairs of solution which can form buffer upon mixing is. Now guys, buffer solution के लिए buffer solution कैसे कैसे बना सकते हैं? देखिए, या तो मैं क्या करूं, एक वीक एसिड लूं और इस वीक एसिड का एक सॉल्ट ले लूं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना होगा, राइट। इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे सपोज CH3COOH तो आपका हो गया वीक एसिड, और अब मैं CH3COONA ले लूं तो आप क्या देखेंगे, ये CH3C नेगेटिव वीक एसिड से आ गया और Na कहां से आ गया, NaOH से मान के चलता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, राइट। तो ऐसा, तो वीक एसिड प्लस इसका साल्ट ले लूं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ऐसे बन सकता है मेरा बफर सॉल्यूशन। या फिर मैं क्या करूं कि वीक बेस ले लूं, ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या है, या तो मैं वीक बेस ले लूं और प्लस इसका सॉल्ट, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल आप NH4OH ले लिया आपने, NH4OH क्या एक वीक बेस है, इसका सॉल्ट NH4Cl, NH4 तो आ गया वीक बेस से और HCl का Cl आ गया इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में, बता चुका हूं अब तक सारा, आपको हाइड्रोलाइज करके देख लें वाटर में डाल के, राइट। तो ऐसा बन सकता है। तीसरा किस तरह से बना सकता हूं मैं, क्योंकि मैं कोई सॉल्यूशन ले लूं जो कि एक एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट का बना हो, राइट। ये गाइज वन वर्ड है, डायरेक्ट आ सकते हैं पूछने के लिए। या तो मैं कोई जो एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट है उसका सॉल्यूशन ले लूं। एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट को आप एम्फोलाइट भी बोलते हैं, एम्फोलाइट। या तो मैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट ले लूं, इसका साल्ट ले लूं, है ना। या तो फिर एक क्या ले लूं, एक सॉल्यूशन ले लूं जो कि एम्फोलाइट का सॉल्यूशन है, एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट का। इसका एग्जांपल जैसे होता है प्रोटीन का कोई सॉल्यूशन है आपका, या कोई अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स हैं तो वे भी बेसिकली ये आपका बायोमोलिक्यूल्स में काम आ सकता है क्वेश्चन कि बफर सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो इस टाइप का कोई आपको अमीनो एसिड दे दिया, सपोज अमीनो एसिड क्या है, एक COOH, एक NH2, और यहाँ पे जो दो वैलेंसी है, एक तो H, और ये जो चेंज होती रहेगी यहाँ पे कुछ भी ऐसे अमीनो एसिड चेंज होते रहेंगे। इसको सपोज मैं X मान लूं, X की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये वाली बेसिकली, है ना, और आपका अमीनो एसिड चेंज होता है, तो ये है, तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये पूछा जा सकता है। एक चौथी तरीके से कैसे बन सकता है, इसमें तो क्या था, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या लिख सकता हूं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, इनको मिला देता हूं, तब भी मेरा बफर सॉल्यूशन बन सकता है। एक पांचवी कंडीशन क्या है, सपोज मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट ले लिया। समझ में कैसे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसी केस में HNO3 ले लिया एक, लेकिन इसमें कैच है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अभी मैं अभी कैच बताऊंगा आपको, ये ऐसे नहीं ले सकते आप डायरेक्टली कि देखा और हमने बना दिया। ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 और मैंने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कोई सॉल्ट ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COONA ले लेता हूं जो इसमें आपको दिया हुआ है। CH3COONA क्या है, नेगेटिव, यानी CH3COOH वीक एसिड से है, ये Na क्या है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है तब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इस केस में ले लूं मैं, तो इस केस में अगर जो मेरा HNO3 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, समझना, यानी कम क्वांटिटी में, ये ज्यादा क्वांटिटी में है, ये कम क्वांटिटी में है, तो उस केस में क्वांटिटी की बात कर रहा हूं गाइस मैं, राइट। ये कम क्वांटिटी में है ये वाला और ये ज्यादा क्वांटिटी में है, उस केस में ये बफर सॉल्यूशन बना सकता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपका HNO3 आपने लिया, राइट, और CH3COONA ले लिया, ये लिमिटिंग अमाउंट में है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, कम क्वांटिटी में। तो क्या करेगा, HNO3 जो रिएक्शन करेगा इसके साथ, रिएक्शन करके क्या करेगा, देखिए ये प्लस नेगेटिव, ये प्लस, ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस, तो क्या करेगा, NaNO3 बन गया। HNO3 ने NaNO3 बनाया और ये क्या बनाएगा, CH3COOH बना दिया, राइट। रिएक्शन ये हो रही है, लेकिन क्या है, सपोज ये
10 पार्ट्स हैं, 10 अमाउंट है इसका, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहा हूँ और ये 2 क्वांटिटी है इसकी लिमिटिंग। तो अब 2 क्या करेगा, 2 बेसिकली कर क्या रहा है, 2 इसको 10 में से न्यूट्रलाइज कर दिया और ये सॉल्यूशन में मतलब अनआयोनाइज्ड 8 बच गया। समझ रहे ना क्या कह रहा हूं मैं, ये लिमिटिंग क्वांटिटी में था, इसने इससे रिएक्शन करी 2 क्वांटिटी से और बाकी का जो 8 है वो छूट गया। तो अगर आप मैं देखूंगा HNO3 तो मेरा सॉल्यूशन से खत्म हो गया। तो मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन में क्या बना, देखिए एक तो वीक एसिड सोना है और एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट NaOH। तो वही पहले वाली कंडीशन आपकी मैच हो गई, जो पहला मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाली सॉल्ट। लेकिन ये तभी होगा जब ये वाला HNO3 इस केस में लिमिटिंग क्वांटिटी में है। अगर दिया हुआ है या नहीं है एज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन इसमें हम मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, वो अभी दैट डजंट मैटर गाइस। जो अभी मैटर करता है वो ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस केस में हमने क्यों लिया है। तो अगर आप इससे अगर आप अपना आंसर लाना चाहें तो क्या हो जाएगा, HNO3 और CH3 से उड़ो नहीं, HNO3 के साथ वीक एसिड का, ये वीक एसिड था लेकिन वीक एसिड पर स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होना चाहिए, तो ये तो है नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये वीक एसिड हो गया, तो ये तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि HNO3 इज इन लिमिटिंग अमाउंट, कंसंट्रेशन या सॉरी इसका क्वांटिटी अमाउंट कम है उस केस में, राइट गाइस। तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन, और मतलब जो भी। अब देखिए गाइस, अब इसका जो मैं आंसर की बता रहा हूं आपको वो ये देख के चलिए। अब दोनों हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपके किस एग्जाम में पूछा जा रहा है गाइस। अगर सपोज नीट में पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ इसको आंसर ला लें, क्यों, देखिए ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड और ये क्या है, वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये तो है ही आपका डी। समझना आपको, डी तो आपका आंसर हो ही गया। जो सी आपका आंसर है नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर भी गाइस। अगर सिंगल मल्टीपल चॉइस आंसर्स है तो आप दोनों को आंसर लगा दें टिक। अगर सिंगल चॉइस आंसर है तो सिर्फ आप क्या करें, सिर्फ इसको आंसर लगाएं, राइट गाइस। सो डिपेंडिंग अपॉन योर पेपर या कंडीशन जो भी होता है, राइट। सो थैंक यू, आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। द बेस्ट इंडिकेटर for detection of end point in titration of a weak acid and strong base is, now guys, titration में जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं, बेसिकली इंडिकेटर है क्या। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, जो इंडिकेटर है वो जनरली या तो कोई वीक एसिड या कोई वीक बेस होता है, राइट। वीक एसिड या वीक बेस होता है जो बेसिकली किसी एक पार्टिकुलर पीएच पे अपना कलर चेंज कर देता है। वो मतलब फिक्स है कि जैसे मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है कि अगर पीएच आपकी 3 से 4 है, पीएच आपके जो सॉल्यूशन की, यानी देखिए टाइट्रेशन में क्या है, आपने टाइट्रेशन में यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो अननोन है, आपको इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है। आपने अब क्या किया, ब्यूरेट में ऊपर लिया, एक नॉन क्वांटिटी वाला आपने कंपाउंड डाला और इसमें क्या करते हैं, इंडिकेटर डाल देते हैं। इंडिकेटर डालने से क्या होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है ऐसी, राइट, मैंने आपकी टाइट्रेशन में बताया था ना, M1V1 = M2V2, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं N1 = N2, ये सपोज 1 है और ये 2 है, इस हिसाब से, राइट। सो क्या होता है कि जैसे जैसे आप ड्रॉप डालते हैं, इसकी कंसंट्रेशन तो मुझे पता है, इसका मुझे सिर्फ वॉल्यूम पता रहता है, राइट। सपोज ये V2 है, इसका मुझे वॉल्यूम पता है, ये पता है, मुझे M2 पता करनी होती है, M1V1 मुझे इसके ऑलरेडी पता है। तो क्या होगा, जिस पॉइंट पे इंडिकेटर पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे जब ये कंडीशन सेट हो जाएगी, यानी कलर एक जैसे ही चेंज हो गया कलर, तो क्या हो जाएगा, उसकी मुझे पता लग गया कि कितना वॉल्यूम इसने खा गया। तो जितना वॉल्यूम ये खा गया तो मैं यहां ले लूंगा, यानी मोलरिटी इसकी मुझे पता है, M2 से पता लग जाती है। समझना आपको टाइट्रेशन है क्या, बस ये टाइट्रेशन है। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पीएच के लिए हम यूज करते हैं। यानी अगर मेरा जो सॉल्यूशन बन रहा है, यानी ये सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये कोई वीक बेस था, इनको जब मैं ऐड करता हूं, जो फाइनल ऐड करने के बाद सॉल्यूशन की या साल्ट की जो भी पीएच बनती है
वो कुछ फिक्स रहेगी, राइट, कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। तो पीएच क्या करता है, अगर इसकी पीएच 3 से 4 के बीच में है तो मुझे मिथाइल ऑरेंज यूज करूंगा, अगर इसकी पीएच 5 से 6 के बीच में है तो मैं मिथाइल रेड यूज करूंगा, इसकी पीएच 6 से 7.5 के बीच में तो यूज करूंगा, एंड सिमिलरली इसकी, राइट। सो इंडिकेटर किसी पर्टिकुलर पीएच के लिए, किसी रेंज के लिए में पर्टिकुलर जो आपका इंडिकेटर है वो यूज किया जाता है। तो अब इसको कैसे करें, सिंपल, आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपका जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, राइट, इसमें एक तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, समझना आपको, दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इनकी जो पीएच है वो 4 से 11 के बीच में नॉर्मली एग्जिस्ट करती है, समझना। तो अगर बेस ज्यादा है इसकी कंसंट्रेशन तो थोड़ा 7 से ऊपर आ सकती है, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो 7 से नीचे चली जाएगी ओवरऑल पीएच। ये बेसिकली पीएच की वैल्यूज है ना। सो अगर मेरा एसिड वीक है लेकिन बेस है वो स्ट्रॉन्ग है तो इसकी जो पीएच है वो 7 से 11 के बीच में वेरी करती है, 7 से 11, यानी 7, 7.2, 7.9, 8.3, 8.4 इस तरह से कह रहा हूं, है ना, 7 to 11 तक। अगेन अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो इस केस में 4 से 7 के बीच में आपकी जो पीएच है वो वेरी करती है इस सॉल्यूशन की। एंड अगर मेरा वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों ही है तो इसमें बेसिकली हम कोई भी सुटेबल इंडिकेटर नहीं होता, कोई भी हम यूज नहीं कर सकते इसमें। वो क्यों है, अब देखिए गाइज, आपको मैं थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा लेकिन हल्का से एक आइडिया दे दूं। ये बेसिकली ग्राफ होते हैं, आपने देखा होगा जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो सपोज पहला केस है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सो इसका जो ग्राफ बनता है आपने देखा होगा, लगभग थोड़ा मैं रफ बता रहा हूँ गाइज, इस तरह से कुछ बनते हैं, राइट। सो जितने एरिया में ये वर्टिकल लाइन है, ये जो यहाँ पे पीएच होता है और यहाँ पे वॉल्यूम होता है, तो जितना पीएच की रेंज में ये जो ग्राफ वर्टिकल लाइन में आता है ये बेसिकली ये रेंज है, तो ये 4 से 11 के बीच में वर्टिकल रेंज बनती है। सिमिलरली इसके केस में क्या होगा, लगभग 7 to 11 बनेगी, एंड सोन। इसके केस में क्या होता है, वीक एसिड एंड वीक बेस के केस में कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं बनती। वीक एसिड एंड वीक बेस के केस में क्या होगा, लगभग थोड़ा सा ऐसा ग्राफ बनता है, देखिए ऐसा, राइट। तो कोई ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं है, तो इसलिए इसका कोई नो सुटेबल इंडिकेटर इज देयर टू यूज। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो अगेन आप देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 7 से 11 के बीच में आपकी जो इंडिकेटर है वो होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 7 से 11 के बीच में जो सबसे परफेक्ट यूज हो रहा है डी ऑप्शन, फिनोल्फथलीन, राइट। अब ये थोड़ा सा गाइज आप इसमें कंफ्यूज ना होइए कि 6 से 7.5 है, ये हो गया, ये बेसिकली इस रेंज को तो कवर हो रहे हैं ना। देखिए थोड़ी बहुत पीएच वीएच थोड़ी चेंज होती रहती है लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना। तो 8 to 9.6 है, तो ये आपका जो सुटेबल इंडिकेटर है इस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको फिनोल्फथलीन यूज होगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। Which of the following happens when ammonium hydroxide is added gradually to the solution contain 1 molar A2 plus and 1 molar B3 ions? ठीक है, गिवन ये दिया है KSP AOH2 की KSP दी हुई है, देखना कि और इसकी the BH2 will precipitate before this. Now सिंपल सा फंडा है, देखो गाइज, BOH2 है, ठीक है, इसमें और ये AOH2 है और एक BOH3 है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन है और इसमें NH4OH एक तरह से ग्रेजुअली डाल रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट कौन सा होगा, पहले सिंपल सा फंडा KSP दिया हुआ है, इसमें आपको ज्यादा NH4OH को भूल जाओ। एक चीज याद रखो कि व्हेनेवर आपका आयोनिक प्रोडक्ट, जो आयनिक प्रोडक्ट होती है, अगर इज ग्रेटर देन आपकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, है ना, जब आयनिक प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, इन दैट केस जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म्स होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंपेयर करना है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है इसमें बेसिकली किसकी ज्यादा बैठ जाएगी। अब आप इसको देखो आगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला AOH ट्वाइस के लिए A2 प्लस एंड 2OH नेगेटिव हो गया। सो PPT इसके केस में PPT कब फॉर्म्स, व्हेन A2 प्लस की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव की स्क्वायर बेसिकली ग्रेटर देन होगा KSP
इस वाले की, है ना। सिमिलरली जब आप दूसरे को देखते हो, ठीक है, ये कैसे डिसोसिएट होगा, B3 प्लस 3OH नेगेटिव। एंड इन दिस केस पीपीटी किस केस में फॉर्म होता है, जब B3 प्लस OH नेगेटिव का क्यूब इसका ग्रेटर होगा KSP से। ये KSP डिफरेंट ऑब्वियसली, ये KSP से ना, ठीक है। ओके गाइज, नाउ एक बात ध्यान दो, ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, तो ये भी 1 हो गया एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो इसको मैं पहले हटा देता हूं, है ना, कंसंट्रेशन 1 ही दी हुई है। तो इन दिस केस जो OH, यानी अब देखो इसकी OH नेगेटिव इसके बाद निकाल लेते हैं। अब देखो एक चीज मानो आप गाइस, OH नेगेटिव शुड बी ग्रेटर देन KSP और इसके ग्रेटर देन KSP, है ना। तो जब OH नेगेटिव की फर्स्ट वाले की स्क्वायर वाले की निकालता हूं मैं A के केस में, तो क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻10, इसकी KSP दी हुई है। तो OH नेगेटिव A के केस में क्या आ गया 3 इंटू 10⁻5। B के केस में क्या हो गया OH नेगेटिव थ्राइस शुड बी ग्रेटर देन किससे, मतलब इक्वल टू मान लो, यानी इससे ज्यादा होते ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा बेसिकली, है ना। OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होते ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, यानी 1 इंटू शुड बी, यानी मैंने KSP के इक्वल माना। अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन A के केस में इससे ज्यादा हो गई, यानी इसके केस समझ में आ गया ना आपको, इससे ज्यादा हो गई तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सिमिलरली B के केस में क्या हो जाएगा 27 इंटू 10⁻18, यहाँ क्यूब था, तो OH नेगेटिव क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻6। अब देखो इसकी जो बेसिकली वैल्यू आई है यहाँ पे OH नेगेटिव इसकी या और इसकी 3 इंटू 10⁻5 बेसिकली ग्रेटर देन है 3 इंटू 10⁻6 से, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब एक चीज देखो गाइस, ये लेट जस्ट से 1 है क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ये मतलब ग्रेटर है इससे, तो ये 1 मान लेते हैं 2। तो जब कंसंट्रेशन रीच हो रही है तो पहले 1 आएगा ना, उसके बाद सॉरी पहले 2 आएगा ना क्योंकि ये कम है, फिर 1 आएगा। तो जैसे रीच हो जाएगा तो इसकी प्रेसिपिटेशन की लिमिट पहुंच गई, तो ये पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी BOH थ्राइस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। आई होप आपको गाइस ये समझ में आया होगा, एक बार दोबारा देखना है इसको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। यानी BOH विल प्रेसिपिटेट बिफोर दिस इज एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है वो इसलिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सोल्व किया, नहीं तो सोल्व इजी है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नाउ गाइस, जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको इतनी बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करें, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो पूरा क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम आपका 1998 के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के छाप दिया है 1998 में। देखिए कितने साल पहले, ठीक है। एंड जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, इस सिंगल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है 1981 में, समझ में आया। तो देखिए अगर आपने किए हुए होते क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपको देखते ही ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आसानी से हो जाता। तो ये चीजें फायदे होती हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने की। अब देखते हैं इसको। द pH ऑफ 1 इंटू 10⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज 8। देखिए HCl एक एसिड होता है जिसकी pH शुड बी लाई बिटवीन शुड बी लेस देन 7 बेसिकली। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हो आप 10⁻8 मोलर HCl में, तो इसकी अगर pH निकालोगे तो इससे pH 8 आ रही है। बट इज दिस करेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? अगर 7 से ज्यादा आपकी pH हो गई, इट विल बी अ बेस, बट एसिड इज इवन इफ इट इज डाइल्यूट इट विल स्टिल बिहेव एज एसिड ओनली, राइट। सो अब इसकी pH कैलकुलेट कैसे होगी ये हमें समझना पड़ेगा। अब इसको देखिए, एक बात समझिएगा, इस तरह के जब आप pH को कैलकुलेट करना होता है, जब आपका सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, जैसे इस केस में कि pH आपकी एसिड की 7 से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है सॉल्यूशन वाटर में। तो इस तरह के जब आप सॉल्यूशन को इनको सोल्व करते हो, तो आपको कैसे निकालना रहेगा कि देखिए H आयंस आप जब निकालते हो टोटल, तो कुछ तो जो आपके एसिड्स में से है HCl से, और कुछ क्योंकि वाटर में आप डाइल्यूट करते हो तो H आयन प्लस OH नेगेटिव, तो कुछ H आयन आपके वाटर से भी है। ये हो गया H2O वाटर के। तो इस तरह से निकालना है आपको। एंड नाउ अब एक बात और देखिए, ये तो गिवन है H आयन 10⁻8 प्लस फ्रॉम वाटर क्या होगा। देखिए वाटर का जब आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट निकालते हो, OH नेगेटिव यानी KW करते हो,
जो कि आपकी 10⁻⁻14 होती है। और ये कैसे आती है कि 10⁻⁻7 ही हो जाती है, 10⁻⁻7 हो जाती है, उनकी मल्टीप्लाई आपकी बेसिकली 10⁻⁻14 हो जाती है। तो इसके लिए इस अकॉर्डिंग यहाँ पे 10⁻⁻7 हो जाएगा एच आई एन फ्रॉम वाटर। तो जब आप इस पूरे को देखिए 10⁻8 प्लस 10⁻7 को कैलकुलेट करोगे, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.1 इंटू 10⁻7 आ जाती है। एंड जब इसकी पीएच निकालते हो यानी माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस 10⁻⁷, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.958। निकाल के देखना आपको आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो इससे तो क्या हो गया कि जो पीएच है ये 8, ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट, स्टेट फॉरवर्ड। ओके, ना दूसरा स्टेटमेंट है द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव इज HPO4 2 नेगेटिव। देखिए कॉन्जुगेट बेस जब निकालते हो आपको क्या निकालना है, एज्यूमिंग कि इट इज अ एसिड। भाई कंजुगेट बेस किसका होगा, एसिड का। कंजुगेट एसिड किसका होगा, किसी बेस का, तो ये एसिड है। तो जब ये एक प्रोटॉन निकाल देता है, यहाँ क्या बच जाएगा HPO4, एक प्रोटॉन निकाल दिया तो 2 नेगेटिव ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया इसका कंजुगेट बेस HIN निकालने के बाद, और ये क्या गिवन है यहाँ पे, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ KW इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए गाइज एक सिंपल इसका फंडा है, आपको देखिए समझिए, थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैं H2O के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। लेट्स से सपोज ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और मैं इसको बेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और इसमें एक मतलब एक ने आपका आयन ले लिया प्रोटॉन और एक ने डोनेट किया तो OH नेगेटिव हो गए थे। ये हुआ। इस जो प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ऑटो प्रोटोलिसिस। ठीक है, ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो प्रोटोलिसिस। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं जस्ट इनकी ऑटो प्रोटोलिसिस का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे NH3 ऐड करते हो तो एक ने तो एक्सेप्ट कर लिया और एक ने डोनेट कर दिया, ये क्या हो गया, ऑटो प्रोटोलिसिस। ठीक है, समझ में? नाउ अगर इसका आप K निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव H2O इंटू H2O। तो इनको H2O को क्या मान लेते हो आप, इग्नोर कर देते हो, 1 मान लेते हो, तो K क्या हो जाएगी, H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव यानी KW। ठीक है, इसको क्या बोलते हो, KW। नाउ ये तो हो गया, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा था। देखिए जो ये प्रोसेस है ऑटो प्रोटोलिसिस का, ये जो आप ये डिवाइड होते हैं, ये एक बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉर ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव होगी। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो ब्रेक हो रहा है, आयंस ब्रेकिंग, ये इंक्रीज हो जाएगी, आयन ब्रेक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैं कहूं तो KW यानी जो ये प्रोडक्ट है, ये ज्यादा ब्रेक हो रहा है, इनकी कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यू डिफरेंट होगी तो इनकी प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। समझ में? तो क्या हो गया, KW इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आपको मैथमेटिकली? लास्ट है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड is treated against a stroke base at half neutralization. Now ये guys एक half neutralization का आपको समझना पड़ेगा कि half neutralization क्या है and complete neutralization क्या है। देखिए weak acid plus strong base है और फॉर एग्जाम्पल साल्ट बना देता है, आगे वाटर बनाना है, कुछ बनाना है, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, फ्लाई इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, तो उसका जो pH होगा कैसे होगा, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई वीक एसिड, ये होता है। नाउ एक बात ध्यान रखिए, अब मैं आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका बताता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ इसको मैं। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये 10 लिया था, ठीक है, वीक एसिड, और आपका पूरा का पूरा घट गया, 10 - 10 हो गया, पूरा घटा वीक एसिड, यहाँ 10 बन गया फॉर एग्जाम्पल। तो इसको क्या करते हैं कि कंप्लीटली वीक एसिड एग्जॉस्ट हो गया, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर आपने 10 लिया था और सिर्फ आधा घटा, यानी अभी वीकर एसिड अभी भी है और सॉल्ट भी 5 बन गया, तो इसको क्या बोलते हो आप, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको और डिफरेंट भाषा में अगर समझने की कोशिश करो तो फॉर एग्जांपल इनिशियली अगर ये इसकी कंसेंट ये C था, ये सारे 0 था, अगर
ये अब C/2 बचा और इधर C/2 हो गया, इसको क्या बोलते हो, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आया? अब इसकी इसमें वैल्यू रख लो, तो pH इक्वल्स टू pKa, ओके, प्लस लॉग ऑफ साल्ट क्या है C/2, वीकर एसिड क्या है C/2, तो दोनों को दोनों हो गया, इक्वल हो गया, इसमें 1, log 1 0। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग pH इज इक्वल्स टू योर pKa, ओके, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ pKa, विच इज इनकरेक्ट। तो डी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। समझ में आया गाइस? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी एंड सी है, मतलब ऑप्शन नंबर 3।